ओके। हाँ, हमने पिछली दफा क्या किया था, हमने पढ़ा था वर्क पर एनर्जी। अच्छा, एक ना जरा सवाल कर लेते हैं वर्क पर एनर्जी का, ताकि हमें पता लग जाए कि आपको कुछ तो समझ आया है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं। सवाल हम ये करते हैं। एक सवाल मैं कराता हूँ, दो दो सवाल बल्कि आप दोनों से कराता हूँ। अच्छा, हानिया मुझे जरा बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। सर एफिशिएंसी का हम्म। आउटपुट ओवर इनपुट होता है। हम्म। तो पहले यस। 1000 × 30 से फोर्स निकलेगी। सो एफिशिएंसी हम पहले निकालेंगे बाय आउट ओवर इन। ठीक है, इंटू 100। इनपुट क्या है? वो क्रेन काम क्या कर रहा है? वो क्रेन कर रहा है, उठा रहा है किसी चीज को। और उसने इस्तेमाल क्या किया? 60,000 जूल्स। तो इनपुट कहाँ आएगा? नीचे 60,000। राइट, और उसने काम क्या किया है? तो 30 आएगा ऊपर। हाँ, 30 आएगा या फिर कुछ और आएगा? तो वन 30 आएगा। थाउजेंड टाइम्स 30। 1000 टाइम्स 30, क्योंकि आपने देखना है कि वर्क डन कितना किया है। राइट, नहीं वर्क सर, डन कितना टोटल किया है? मतलब 30,000 मतलब आंसर हाँ क्या था हाँ, पहले। सही सही है। सो वर्क डन उसने कितना किया? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। उसने 1000 न्यूटन के वेट को 30 मीटर तक ऊपर ऊंचा किया। राइट, तो 30,000 हो गया। तो तो 50% होगा। हाँ, तो आपकी एफिशिएंसी 50% है। जो आपका क्रेन है वो 50% एफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा, कासिम आपके लिए सवाल क्रेन की तरह का ही है। शोज अ मोटर यूज टू ऑपरेट अ लिफ्ट। लिफ्ट है भाई, ठीक है। देयर इज अ मैन इन द लिफ्ट। क्या बात है यार, अगर ये ना बताता ना मुझे, क्या बात हो जाती। द इनपुट पावर टू द मोटर इज 62,100 वॉट्स। हाँ जी कासिम, डिफाइन द वॉट। सर वॉट की डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे? बता दे मुझे, लिखे विषय का आप ना लिख, मैं देता हूँ। सर वॉट से जो एनर्जी यूज होती है। सर हाँ, वन सर मतलब 1 जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, हाँ लिख बस सकते हैं। सर। क्योंकि वॉट क्या होता है? वॉट होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सर पावर का फॉर्मूला। सर वॉट से कुछ था। वॉट तो एम जी। यूनिट है ना। नहीं नहीं नहीं, वॉट तो यूनिट है ना। जी। वॉट यूनिट है, जिस तरह फोर्स का न्यूटन होता है, पावर का यूनिट वॉट्स है। तो लेकिन पावर का हम्म। फॉर्मूला क्या है? जैसे वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इन डिस्टेंस है, पावर क्या है? पावर क्या था? पावर का फॉर्मूला सर वो वॉट से डिवाइडेड बाय। वर्क वॉट वो डन। टाइम नहीं था। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, वर्क वॉट डिवाइडेड ओवर बाय टाइम टाइम। नहीं, वर्क है यहाँ पर। और वर्क डन क्या था? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम भी हो सकता है। और पावर का एक और फॉर्मूला भी है। क्योंकि पावर बेसिकली वर्क डन के अलावा एनर्जी डिवाइड बाय टाइम है। कहीं पे भी एनर्जी लग रही है, इस्तेमाल हो रही है, यूज हो रही है, निकाल रहे हो, वो सारे के सारे पावर के चीज में आ जाते हैं। एनर्जी फिर हमने ये भी देखा था कि वर्क डन भी होता है, वो वर्क ओवर टाइम। और फिर एनर्जी को हमने देखा था कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम भी होता है। सही। अच्छा, खैर, उसने कहा डिफाइन द वॉट। अब वॉट ये होता है कि इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि और वन 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, ये वॉट है। एक वॉट की अगर बात करता, सही है। अच्छा, आगे बी पार्ट। द लिफ्ट एंड द मैन हैव अ टोटल मास ऑफ 580 kg। ठीक है। क्या सर बात। टेंशन का फॉर्मूला वो डालेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी। द एक सेकेंड। द लिफ्ट मूव्स अप अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन 15 सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, कितनी होगी सर टेंशन? इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, टेंशन का वो एम जी था ना। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब टेंशन होता है क्या? सबसे पहली बात जो एग्जाम से पहले आती है। नहीं नहीं सर, वो दूसरी वो प्रेशर के लें किसी का। नहीं, वो भी उसको प्रेशर नहीं कहते। अच्छा,
टेंशन होता है कि आपके पास अगर एक रबर बैंड है, ठीक है, और आप इस रबर बैंड को खींचें, पूरा खोलें, ठीक है, तो होगा ये कि आप तो बैंड को आउटवर्ड पुश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बैंड क्या करता है? फिर हाँ जी, वापस एग्जैक्टली exactly, बैंड बजा देता है, ये वापस पुश करता है, जिसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेंशन होती है वायर की रेजिस्टेंस, या सॉरी, बैंड की रेजिस्टेंस है वो। सही है। आप उसे जितना खींचेंगे वो वापस आपको भी उतना खींचेगा, यही होता है रबर बैंड, राइट? यस तो सर। अगर ये तार है, तो आप मुझे बताएं आप तार को कितने से खींच रहे हैं? सिर्फ इसका तार के ऊपर क्या लगा हुआ है, किस चीज से आपने टांगा हुआ है तार को? फिर मोटर से खींच रहे हैं। मोटर से खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको एज इन तार को किस चीज पे लगाया हुआ है हमने? लेफ्ट क्या पे। चीज लगाई हुई है तार को? लिफ्ट लगाई लेफ्ट। हुई, राइट? लिफ्ट ही तार को नीचे खींच रहा है। तो अगर मैं निकाल लूं कि लिफ्ट और बंदे का क्या वेट है, तो मुझे टेंशन का नहीं पता लग जाएगा कि अगर मैं तार को 500 न्यूटन से पीछे खींच रहा हूं, तो तार भी तो मुझे 500 न्यूटन से वापस खींचेगी, राइट? यस सर। अच्छा भाई, तो लिफ्ट और बंदे का वेट उसने क्या कहा, 580 kg है। तो टेंशन तो न्यूटन्स में होती है। टेंशन क्या होती है? न्यूटन्स में। इन न्यूटन्स, मतलब ये एक फोर्स है टेंशन, लेकिन मैस तो केजी में है, तो अब मैं क्या करूं? टेंशन कैसे निकालूं? 580 kg तो नहीं लिख सकता। सर 580 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से। हाँ, क्योंकि वेट किस तरह करें, वेट इज इक्वल टू mg, राइट? और मैस टोटल कितने हैं, 580। और अगर आप उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको न्यूटन में फोर्स मिल फाइव जाएगी। सिक्स एट फोर न्यूटन्स। फाइव 5684 न्यूटन्स। 5684 न्यूटन, तो दैट मीन्स कि टेंशन भी उसके अंदर इतनी होगी। न्यूटन भी लिखना है लाजमी, क्योंकि उसका मार्क होगा, उसके बगैर आपको आंसर का मार्क ही नहीं मिलेगा। यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एंड द मैन। हाँ जी आनिया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? वो जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज इट? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। mgh, यस, मतलब कि आपने इस बंदे को, जिसका एक सर्टन मैस है, आपने एक सर्टन हाइट तक उसे ऊपर लेके गए, तो मैस क्या है? 580, 580। और इंटू 9.81, ये हम निकाल नहीं सके ऊपर, यस फाइव सर। एट सिक्स फोर और मल्टीप्लाई बाय हाइट, कितने हाइट तक लिफ्ट ने ऊपर लेके गया उसे? 12 मीटर। सही है। तो आप अगर पिछली वाली वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। करें जरा ऊपर वाले को ये 12 से मल्टीप्लाई। फिर 68,248 जूल्स। 68,200, 48। ओके, जूल्स, यस। यूनिट बहुत जरूरी है, वरना 2 मार्क में से 1 मार्क सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ यूनिट नहीं लिखा। अच्छा, अब कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिए। सर कैसे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला। चलो लगा लेते हैं। सर कैल वो एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट हाँ, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउट ओवर इन इनटू 100। वैसे कैसे याद रहेगा कि आउट ऊपर आता है कि इन ऊपर आता है? सर एफिशिएंसी, इसे जो कम नंबर होता है वो ऊपर होगा, जो ज्यादा नंबर होगा नीचे होगा। एग्जैक्टली exactly, बस एग्जैक्टली exactly। और हमेशा क्या होता है, आउटपुट हमेशा कम ही होती है इनपुट से। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप इनपुट जितना डालें आउटपुट उससे ज्यादा हो जाए, बिकॉज दैट वुड डिसोबे द लॉज ऑफ फिजिक्स भाई। आउटपुट हमेशा क्या होता है, इनपुट से कम होता है। जितना डालेंगे भाई उससे कम ही बाहर आएगा। अच्छा, जितना पेट्रोल डालेंगे उससे कम ही गाड़ी चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चल जाएगी। अच्छा, खैर, उस मोटर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? मैंने उसमें कितनी डाली है, क्या कहते हैं, ये चलो ये सवाल जरा करके देखो, सोचो जरा, खुद से करो ये सवाल। सवाल आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने है, सारा कुछ दिया सर हुआ है। हमारे पास आउटपुट तो 68 है ना ऑलरेडी ऊपर। इनपुट चलो ठीक निकाल है, लेंगे।
चलो निकालो तो सर इनपुट वो कैसे। इनपुट एनर्जी का सर वो हम जो 60 to 100 जो अपना मोटर का है पावर, हाँ। हम्म। उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और जो आंसर आएगा वो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं इनपुट होगा। हाँ बस इतनी सी तो बात, या फिर आप और एक और काम भी 68 कर को सकते हो। डिवाइड बाय कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हाँ आंसर आ जाएगा। एक और काम भी कर सकते हो, ये सही है ये सही है। हानिया एक और काम क्या कर सकते हैं। सर पता नहीं, मैं तो यही सोच रही थी कि 6200 वॉट्स को हम हाँ हाँ। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। हाँ ठीक है। हमारा जो आउटपुट है वो किसमें है। वो आउटपुट हमारा है, आजा भाई हाँ, आउटपुट हमारा है उसमें, हाँ जूल्स में 68,248 जूल्स। अब आउटपुट और इनपुट याद रखो सेम यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आउटपुट जूल्स में ले रहे हो इनपुट आप वॉट्स में ले रहे हो, तो गलत हो जाएगा। अच्छा इनपुट अब देखें, मैंने मोटर को 6200 वॉट की इनपुट दी, अब लेकिन ये जूल में नहीं है मेरा, लेकिन आउटपुट तो जूल्स में। तो अगर मैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम इस्तेमाल करूं फॉर्मूला, पावर क्या है बताइए 6200, और टाइम मुझे पता है कितनी देर मोटर चली। 15 सेकंड सर। 15 सेकंड। तो करो जरा ये क्या आ रहा है आंसर। सर 93,000। थ्री कितना। 93,000। 93,000 जूल। मतलब उसने, मैंने जो इनपुट दिया मोटर को, वो मैंने 93,000 जूल का दिया। दिस इज 93,000 जूल इंटू 100 करो क्या आ रहा है। सर 73.4%। 4%। ये एफिशिएंसी है उस लिफ्ट की, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका ये था कि मैं दोनों को वॉट में कर देता। कि देखो अगर मैं आउटपुट ओवर इनपुट में, अभी तो मैंने दोनों को जूल्स में कर दिया ना, मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि मैं इनपुट को 6200 वॉट ही रहने देता, ठीक है, लेकिन मैं आउटपुट जो जूल्स में दिया हुआ था उसको मैं वॉट में कर देता। क्योंकि देखो पावर क्या होता है, एनर्जी ओवर डिवाइड बाय टाइम, राइट। और एनर्जी कितनी थी ग्रेविटी में, जो आउटपुट वाली थी 68,248, मतलब आपने इतना काम किया बंदे को छत पे पहुंचाने के लिए, और कितनी देर में किया उसने बताया है ना, 15 सेकंड में। 15 से सर डिवाइड कर दो क्या आ रहा है आंसर। 1 मिनट सर। हाँ भाई। तो मैं कैलकुलेटर बंद कर दिया था, दोबारा खोल रहा बंद कर दिया था क्या, मतलब आपका वो विंडोज इंस्टॉल की हुई कैलकुलेटर में। हूँ। नहीं नहीं सर, फोन एस, तो यूज कर रहा था ना। आप अपने कैलकुलेटर में एसएसडी लगवा लो। डिवाइडेड बाय 15। सर फोर सर थाउजेंड 4000 फोर 5.7। थाउजेंड फाइव 549.7। फोर्टी नाइन बट ठीक है 4549। अच्छा अब ये आउटपुट हो गया, मतलब आपने इतना वॉट में काम किया, राइट। तो 4549 को डिवाइड बाय 6000 इंटू 100 करो, सेम आंसर आएगा, चेक करो जरा। ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ जी सेम आ रहा है। जी सर। ठीक है। हाँ जी आनी आ गया। जी सर आ गया है। ओके ठीक है, तो आपको इसी तरीके के सवाल मिलेंगे उसमें वर्क पावर एनर्जी के और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, पावर के। ये ज्यादातर सवाल मिक्स ही आएंगे, ग्रेविटेशनल का सवाल, पावर का सवाल, एफिशिएंसी के सवाल इकट्ठे ही आता है, ठीक है। और कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के साथ भी आ जाता है। वो यहाँ पे भी आपको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरह के भी सवाल मिलेंगे आपको। अच्छा कासिम मुझे इसका जरा सवाल का जवाब बताएं। 300 न्यूटन का डब्बा, नहीं, 300 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई और 3 मीटर आगे चले गया, व्हाट इज द एवरेज पावर। अच्छा हाँ जी कासिम आपसे सवाल में भी पूछ रहा था, इस ये वाला सवाल जरा करके देखें। जी जी सर, मैं करके बताता हूँ आपको। हाँ नहीं आप भी वैसे ट्राई करें। जी ठीक है सर।
सर मेरा आंसर आ गया है। आगे क्या आ रहा है आपका? 45। 45। अच्छा, लेट मी चेक। कितनी देर में किया है? 20 सेकेंड्स। सो ओके, ठीक है। हाँ जी कासिम, आपका क्या आ रहा है? फिर मुझे सवाल नहीं समझ आया। सवाल नहीं समझ आया? क्या सवाल पूछा, क्या उसने, फिर ये वो बताए। एवरेज पावर का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। फिर एवरेज पावर का कोई वो फॉर्मूला तो नहीं है। टाइम था। एवरेज पावर कोई चीज नहीं है, सिर्फ पावर ही है वो। एवरेज उसने एवं आपसे पूछ लिया है, क्योंकि जो फिर वो पावर पावर निकालते हैं थे वो ही। एवरेज ही होती है। फिर वर्क डन वो टाइम था ना। तो निकालो वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन तो आपको निकालना आता है ना, कि नहीं? जी जी सर, वो तो आता कैसे निकालते हैं फिर? फोर्स और है। सर वो डायरेक्शन को क्या होना चाहिए? उल्टा होना सर चाहिए। नहीं सर, वो सेम डायरेक्शन सेम में होना होना चाहिए। चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या फिर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, राइट? तो वर्क डन क्या है? कितना काम किया आपने डब्बे को पुश करने में? 300। सर और 300। डिस्टेंस कितना था? 3। 3 मीटर। राइट। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। 600 का इसमें कोई काम नहीं है। ये क्या है? पागल बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने एमसीक्यू में हमेशा गौर करने हैं कि इसमें पागल बनाने वाली चीज कौन सी है। ठीक है, तो उसमें ये 600 न्यूटन है, और एक और चीज भी है इसमें पागल बनाने वाली, वो है एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज ही है भाई, हम एवरेज ही निकाल रहे हैं। हम ओ लेवल फिजिक्स समझो, सारी एवरेज ही होती है वो। अच्छा, 300 इंटू 3 डिवाइड बाई टाइम, कितनी देर में डब्बे में पुश किया? कितनी देर में किया? 20 सेकंड में। 900। 20 सेकंड में ऊपर दिया मैंने हॉरिजॉन्टली। तो यस सर। क्या आंसर है? ये 900, डिवाइड बाय सॉरी हाँ, 20। 900 डिवाइड बाय 20, जो कि क्या आ रहा है? 45 वॉट। 45 ही आ रहा है ना? हाँ, यही आना चाहिए। यस सर, 45 ठीक आर। है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर तो आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप ये और भी सवाल शुरू कर लेंगे। आप ये वाला सवाल भी बिल्कुल सर। कोशिश करेंगे, फिर आप ये भी ट्राई करेंगे, फिर ये भी ट्राई करेंगे, फिर आप पूछेंगे क्या ये मैंने सही की है। अगर तो आप चाहते हैं, आपकी नीयत है तो। वरना खैर है, वरना कोई क्या कहते हैं, जरूरत नहीं है कोई। जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं सर, जरूरत है हमें। गुड यार, एक्सेप्टेंस पहले करें। पहला स्टेप यही है। चलो खैर, जनरल फिजिक्स में हमने ये वाला ऐसा खत्म कर दिया है, वर्क पावर एनर्जी वाला। ठीक है, ये सवाल मैंने, बहुत अच्छे सवाल है। अगर आप ये सवाल कर लेंगे, पूरा चैप्टर आप अगर सारे एक दफा पढ़ लें, उसके बाद फिर आप ये सवाल कर लें, और आपका ये सवाल अच्छा हो जाए, तो इसका मतलब आप अपने आप को कह सकते हैं कि भाई मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जाके आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। चलो, मोमेंट शुरू करते हैं। मोमेंट, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मोमेंट क्या होता है? आप हाँ जी कासिम, पता है मोमेंट क्या है? मोमेंटम पढ़ा था। ये मोमेंटम से बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोमेंटम और मोमेंट अलग चीज है। क्या आता है दिमाग में इसको सोच के? फिर मोमेंट पढ़ा तो हुआ है, याद नहीं आ रहा। पढ़ा तो हुआ है यार, सर पढ़ा क्यों था यार? डिस्टेंस था मेरे ख्याल से। डिस्टेंस, अ, मतलब एक हाँ, पॉइंट तक का। ठीक है ठीक है, करीब करीब है। कुछ कुछ आपने जरूरी लफ्ज बोल दिए। आपने बस ये मुझे बता दिया है कि सर फुटबॉल किस की चीज गेम। का मोमेंट, हाँ मतलब जैसे मेरे ख्याल से वो था अपना फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स टाइप सवाल थे हाँ ना। हाँ हाँ, इसी तरीके से, इसी तरीके से सही जा, सही रहे। आपने मुझे बस ये बता दिया है कि फुटबॉल में बॉल से खेला जाता है। सर बहुत नहीं, इतना ही बहुत है, समझ आ जाती है अगले बंदे हाँ, को। अच्छा भाई, मोमेंट पता है क्या है? मोमेंट है कि फोर्स की वजह से जो टर्न होती है ना चीजें, उसको मोमेंट कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, इसको हम कहते हैं मोमेंट। मोमेंट आप बचपन से देख भी रहे हैं, और इस्तेमाल भी करते हैं रोज। और वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं भी आपको फौरन पता लग जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बाय द वे? परपेंडिकुलर का मतलब होता है एट 90 डिग्री, एज इन इस तरीके से। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि इनका 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तभी
एक मोमेंट जनरेट होगी, जब भी तभी एक वो टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है, और इसका फॉर्मूला इनफैक्ट पता है क्या है? इसका फॉर्मूला है मोमेंट m, स्मॉल m इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इट इज द सेम एज वर्क डन, फॉर्मूला सेम है, बस एक इसकी बहुत खास चीज फर्क है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर है, ये याद रखो, नॉट जूल्स। इसका यूनिट जूल्स नहीं है, वर्क डन का था। अच्छा, वर्क डन में, वर्क में और मोमेंट में क्या फर्क है? सिमिलैरिटी क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कासिम मुझे बताएं, फोर्स इनटू डिस्टेंस जो हम वर्क डन में कहते थे, क्या उसमें फोर्स और डिस्टेंस को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए? यस सर। फोर्स एफ भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सर ठीक है? मोमेंट में डिफरेंट होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए। इसमें ऐसे होता है कि अगर आपकी फोर्स सीधी जा रही है ना, तो आपके डिस्टेंस को परपेंडिकुलर होना पड़ता है, दे हैव टू बी परपेंडिकुलर, दे हैव टू बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अभी मैं आपको अब इसकी मिसाल दिखाता हूँ। ये मोमेंट क्या होता है? ये भाई है दरवाजा, जहां पे इसको हम कहते हैं पिवट। पिवट किसको कहते हैं? दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। जैसे दरवाजा जो होता है, उसका जो हिंज होता है ना, जहां पे वो, जहां से वो दरवाजा हिलता है, उसको हम पिवट कहते हैं, या फिर इसको हिंज भी कहते हैं। अच्छा, ये जो दरवाजा है, इसको दरवाजे को हम, ये दरवाजा है, ठीक है, और इसका हैंडल लगा होता है यहाँ पे, दिस इज दी हैंडल, ठीक है। अच्छा, और दरवाजे का हैंड मतलब दरवाजा तो इस तरह की लेंथ पे है ना, वो उसकी, उसका जो डिस्टेंस है वो तो ये है, नीचे बना लेते हैं, उसका डिस्टेंस तो इस तरह से है, जो कि आप इसको हॉरिजॉन्टल कह लें यहाँ पे, ठीक है। मतलब समझे दरवाजे को ऊपर से देख रहे हैं आप, छत आप समझे, मतलब दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर आप अपने नीचे दरवाजा देख रहे हैं। अच्छा, अब आप जब दरवाजे को धक्का लगाते हैं तो क्या होता है? आप दरवाजे को इस डायरेक्शन में धक्का लगाते हैं, राइट? तो यहां पे क्या बन गया? यहां पे तो एक 90 डिग्री एंगल बन गया, राइट? कि आप का जो दरवाजा है, उसका डिस्टेंस जो है वो तो ये वाला है, राइट, पिवट से। लेकिन आप जो उसे धक्का लगाते हो वो तो परपेंडिकुलर है। दरवाजा का रुख तो इस तरह से, उसका डिस्टेंस तो इस तरीके से है, लेकिन आप फोर्स किस तरह लगाते हो? आप फोर्स तो उसे 90 डिग्री लगाते हो। लेकिन पहले आप क्या करते थे? अगर तो ये सीधा चुप करके एक डब्बा होता, वो डब्बा होता, तो आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तो आप डिस्टेंस भी फिर यही वाला लेते हो जो बिल्कुल इसके साथ साथ चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, कि यहाँ पे डिस्टेंस और फोर्स का जो एंगल है वो फर्क है। अब दरवाजे को जब पुश करोगे क्या होगा? ये दरवाजा खुलेगा, ये नीचे जाएगा, इस तरह से, राइट? तो दिस इज अ मोमेंट। मोमेंट को भी यही कहते हैं कि जब आप एक फोर्स लगाओ और वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूव करे, इसको हम मोमेंट कहते हैं, ठीक है। सो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, दे हैव टू बी परपेंडिकुलर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर इनका होना बहुत जरूरी है। और अब डिस्टेंस कहां तक का ही ले रहे हैं? डिस्टेंस आप ले रहे हैं, ये डिस्टेंस कौन सा वाला है? फ्रॉम पिवट टू फोर्स। के मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस पता है कहां तक का है? दिस इज फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स। अब आपको एक मिसाल करके दिखाते हैं। अच्छा, मिसाल इस तरह से, मोमेंट का फॉर्मूला ये बता रहा है मुझे, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अच्छा, ये मोमेंट बेसिकली क्या है? ये टर्निंग इफेक्ट है, कितनी जोर से कोई चीज घूमेगी उसको हम मोमेंट कहते हैं। तो फॉर्मूला ये बता रहा है कि मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। भाई जितनी जोर से धक्का मारोगे दरवाजे को तो क्या होगा? हाँ जी काजिम, सर इतनी जोर से खुलेगा। उतनी जोर से खुलेगा। अच्छा, और मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना लंबा दरवाजा होगा उतनी जोर से खुलेगा। अच्छा, ये बात बड़ी अजीब सी है। इस बात को समझने के लिए आपको मैं बताता हूं कि अगर मैं फोर्स को उस साइड पे ले जाऊं, तो ये मोमेंट डिवाइड बाय फोर्स इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मोमेंट को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, मतलब मोमेंट को, मतलब टर्निंग इफेक्ट को मैं कांस्टेंट रखूं, तो मुझे ही पता लगता है कि फोर्स और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जब मैं
डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो फोर्स कम हो जाएगी। मतलब इसका मैं कह नहीं सॉरी, एक मैं आपको उल्टा मिसाल बताता हूँ। मैं जब डिस्टेंस कम कर दूंगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अब जरा आप अपना दरवाजा जाके खोलें, ये पिवट है, ठीक है। ये जो पिवट है, ये दरवाजा है, ये डोर का हिंज है, ठीक है। आप जरा दरवाजा बंद करने की कोशिश करें या खोलने की कोशिश करें, यहां से बिल्कुल ना हिंज के बिल्कुल साथ से, जरा चेक करें कितनी जान लगा के दरवाजा बंद करना पड़ता है। हाँ जी आनी है, क्या कहती हैं, आराम से बंद हो जाएगा कि जोर लगाना पड़ेगा बहुत? ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ज्यादा जोर सर। लगाना पड़ेगा। क्यों? हाँ जी कासिम, कोई शक है? बेशक करके देखा है। जी सर, जरूर तो लगता है। जोर तो लगता है। और आप अगर बिल्कुल एंड से, हैंडल से भी पीछे से अगर बंद करें तो वो आराम से खुल जाएगा कि या फिर जोर से? सर हैंडल के पास हो तो आराम से खुलेगा। आराम से खुलेगा, राइट। तो अगर ये डिस्टेंस D1 है और अगर ये डिस्टेंस D2 है, तो हमने क्या देखा? इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर फ्रॉम पिवट तो क्या होगा? फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न इज लेस। फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न इज लेस। और आप यही करके देखते हैं, आपका हैंडल जो है वो क्यों होता है कि एंड पे लगा होता है, मतलब राइट साइड पे पिवट से दूर लगा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कम से कम जान लगानी पड़ती है। आप अगर दरवाजे के हैंडल को बिल्कुल वो हिंज के साथ लगाते हैं, वो दरवाजा बंद करते हुए आपको इतनी सारी जान लग जाएगी, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे सारी जान लग जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब एक और मिसाल। आप क्या कहते हैं, ये एक रेंच है, ठीक है, और ये है एक नट जो कि घूमता है। अच्छा, कासिम क्या कहते हैं, सेम नट है, ठीक है, इस रेंच से खोलना आसान होगा या ऊपर वाले से खोलना ज्यादा आसान होगा, नीचे वाले से? सर ऊपर वाले से। ऊपर वाले से, अच्छा, ठीक है। लगता है आपने कभी रेंच का इस्तेमाल नहीं किया। सर वैसे तो दोनों से ही खुल जाएगा। खुल तो दोनों से जाएगा, खुल तो दोनों से जाएगा। अच्छा, गाड़ी का मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी का जो टायर होता है, पंक्चर वाले के पास कभी ना कभी तो गई होंगे, देखा तो होगा। वो क्या जी जी करता है, सर। ये जो रिम है उसके यहाँ पे लगे होते हैं नट, एक दो तीन जी सर, चार, मैंने राइट? देखे हैं। देखे? और वो उनके पास होती है, वो टूल होता है खोलने का, जी जी सर। वो इस तरह का टूल होता है, राइट? जी सर। वो टूल जितना ज्यादा लंबा होगा, खोलना ज्यादा उतना आसान होगा। क्योंकि अगर आप यहां से पुश करेंगे, उसको टर्न करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप फर्ज करें इतनी सी हल्की है, बिल्कुल उंगली जितनी, क्या उसे खोलना मुश्किल होगा आसान होगा, खुद ही सोचें। सर मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, इतनी जान लगानी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा आप लेंथ कर देंगे उतना ज्यादा आसान होगा उसको खोलना। क्यों? क्योंकि उसमें फिर आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। क्यों? हमने देखा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर तो डिस्टेंस ज्यादा है तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, इसके लिए लिख आपके लिए ये देते हैं कि इसको अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं F1, ठीक है, और मैं यहां पे फोर्स लगाऊं F2, या सॉरी, मैं सेम फोर्स लगाता हूं, ठीक है, मतलब मैं दोनों में सेम जान लगाता हूं। मैं इसमें भी लेट से 100 न्यूटन लगाता हूं, ठीक है, और मैं इस पे भी 100 न्यूटन लगाता हूं, मैंने जान दोनों में सेम लगाई है। लेकिन जो ये वाला नट है वो नहीं खुलेगा और ये वाला खुल जाएगा। क्यों? क्या चीज फर्क हुई? डिस्टेंस मैंने फर्क कर दिया। दिस विल टर्न इजीली, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अगर तो डिस्टेंस ज्यादा है पिवट से तो खोलना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एग्जैक्टली exactly दरवाजे दरवाजे वाला भी सीन यही पे ही है कि आप अगर अगर आप फोर्स यहां से लगाएंगे तो वो घूमेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है यहां से, पिवट से लेके यहां तक डिस्टेंस बहुत छोटा है। यहां पे समझो पिवट आपका ये है और डिस्टेंस आपका ये, ठीक है। तो आप जितना दूर से वो उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, मोमेंट लेके आएंगे, उतना आसानी से वो चीज घूम जाएगी, ठीक है।
यस सर। हाँ जी आनिया, मेक सेंस? हाँ जी आनिया, दे रही है? जी सर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाँ जी आनिया, पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर कोई इस तरह का था कि दोनों साइड्स पे सेम फोर्स हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करीब करीब ही ऐसी है। इक्विलिब्रियम जब हम फिजिक्स में बात करते हैं ना, उसमें हमारा मतलब ये होता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के रिजल्टेंट मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। इसका एक और मतलब भी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये वाली जो मैंने चीज लिखी है, ये हमारा पूरा इस क्या कहते हैं आधा हमारे चैप्टर इसके बारे में, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन ये दो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। अच्छा, जब कोई आपको सवाल में लिखा हुआ नजर आए कि एक चीज इक्विलिब्रियम में है, उसके बहुत सारे मतलब हैं। एक मतलब तो ये हो गया ना, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है। अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब एक और भी है क्या, कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब फर्ज करें डब्बा है, एक बंदा यहां से 10 न्यूटन पुश कर रहा है, एक बंदा यहां से 10 न्यूटन पुश कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। क्या वो डब्बा एक्सेलरेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए क्या कहता है, जब कोई रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से खरीद के लाओगे, राइट? तो यहां पे अगर तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, दैट मींस एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। वो ऐसे भी हो सकता है कि वेलोसिटी सेम हो, 10 पे ही चलती रहे, 10 पे ही चलती रहे और 10 पे ही रहे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वेलोसिटी अगर जीरो है तो वो जीरो पे ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कोई नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि आपकी स्पीड कितनी तेजी से बढ़ रही है या चेंज हो रही है, ये एक्सेलरेशन होता है। सही है, तो ये समझ लें आपके दो तीन मतलब हैं। जब मैं कहता हूँ इक्विलिब्रियम, जब कोई इक्विलिब्रियम कहे फौरन सवाल में आपके ये आ जाना चाहिए कि भाई वो इधर जाना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मिसाल भी कर लेते हैं। फर्ज करें ये एक स्टेयरिंग समझ लें, स्टेयरिंग नहीं, यहाँ समझ लें ये एक वो है, एक रॉड है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ये पिवट है, ठीक है, और मैं इसको 5 न्यूटन इधर से वो करता हूँ, पुश करता हूँ, और मैं 5 न्यूटन ऊपर से पुश करता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है कासिम, ये किस तरफ जाना चाहिए? ये टिल्ट होना चाहिए किसी तरफ के? नहीं, किधर ही रहेगा? सर सेम है कुछ, इक्वल है दोनों साइड पे। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, नहीं सर, पार्ट टू आपके में पास पूछे पार्ट वन में पूछ रहे हैं? ये वाला, ये वाला तो फिर तो सेम एक ही जगह पे रहेगा। एक ही जगह पे रहेगा, मतलब ये यहाँ पे पिवट है, बीच में फिक्स किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करूँ, यहाँ से नीचे की तरफ पुश करूँ, तो एक ही जगह रहेगा। तो क्योंकि सेम हाँ, कर रहे हैं ना फोर्स आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप जरा, आपके पास कोई पेंसिल पड़ी है जी कि सर। नहीं? पढ़िए पेंसिल सर। पड़ी है, आप पेंसिल को ना अपनी उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करें। सर वो मुझे क्या पता सेम फोर्स दोनों साइड पे ही नहीं। वो बैलेंस करने की कोशिश करें ना, हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं सर, नहीं हो रही। नहीं हो रही? अच्छा, आप जरा गौर करें, आप चलो उसको पकड़ने की कोशिश कर लो, मतलब उसको पकड़ लो एक दो उंगलियों से, ठीक है, बीच में से, और जी सर। आप एक साइड से उसको ऊपर करो पुश, और एक साइड से नीचे करो, तो भाई वो तो इस तरह घूमेगी ना। देखो ना, तो हाँ मैं सर यहां ट्रू से सर, हाँ जी जी मैं सर यहां समझ से आ गया। ऐसे ही, मैं यहां से उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूं, तो वो इस तरफ घूम जाएगा, राइट? वो इस तरफ रोटेट हो जाएगा, और वो इस तरफ नीचे आ जाएगा। ये पता है किस तरह की चीज है? ये स्टेयरिंग व्हील जैसा है। स्टेयरिंग व्हील में जब आपने राइट को मोड़ना होता है तो क्या होता है? स्टेयरिंग व्हील में जब आपने राइट को मोड़ना होता है तो क्या करते हो? आप एक हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो, और एक हाथ से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो, ताकि स्टेयरिंग व्हील इस तरफ घूम जाए, राइट? जी सर समझ आ गया, वो मैंने ठीक है, पिक्चर से देखनी समझ आ हाँ, पाई। बट ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे
नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स बात कर रहा हूं मैं, मूवमेंट की बात नहीं कर रहा अभी। फोर्स क्या है ये, क्या कहते हैं? सर नेट फोर्स 10 या नहीं, 0? नेट फोर्स जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं फोर्स की बात करूं, नेट मोमेंट होगी 10। ये होगी 10 न्यूटन मीटर नेट मोमेंट। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स पता है क्या है? नेट फोर्स को, नेट फोर्स में देर इज नो टर्निंग इफेक्ट। वो टर्निंग इफेक्ट की बात ही नहीं करता। ठीक है। तो यहां पे आप फर्ज करें कि ये डब्बा है, आप समझे कि ये रॉड नहीं है, ये फिक्स नहीं हुआ हुआ, तो आप 5 न्यूटन ऊपर लगाएं और 5 न्यूटन नीचे लगाएं, तो नेट फोर्स तो जीरो है। वो जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो हम मोमेंट में पढ़ते हैं, वो हम फोर्स में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है। यस हाँ सर। जी हानिया, मेक सेंस कि ये हमने क्यों फोर्स को जीरो का है और मोमेंट को 10 का है। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, हानिया मुझे इसका बताएं, पार्ट 2 का, यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? सर दोनों ऊपर की डायरेक्शन में लग रही हैं, तो हाँ, इसमें इसमें 10 होगी या इसमें भी 0 10। होगी? इसमें भी 10 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्ज करें डब्बा है, एक बंदा 5 न्यूटन से आगे पुश करे, दूसरा बंदा भी 5 न्यूटन से ऊपर पुश करे, तो नेट क्या होगी? 10 होगी। लेकिन नेट मूवमेंट क्या होगी? इसको दोबारा समझने के लिए आप पकड़े कोई पेन सर और वो कोश 5 ही होगी। नेट मूवमेंट। सर वो 5 नहीं होगी, एक डायरेक्शन में जा रही है ना। ठीक है, करके देख ले। पेन पकड़े और दोनों को ऊपर की तरफ पुश करें, कोई फर्क पड़ता है? हिलता है? वो चेंज होती है उसकी डायरेक्शन, टर्न होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता, तो नेट मोमेंट क्या है? जीरो। 0। हाँ, क्योंकि देर वॉज नो टर्निंग इफेक्ट, देर वॉज नो टर्निंग इफेक्ट। ठीक है। ओके अच्छा, सर। ये अभी क्या कहते हैं, आप इसको तोड़ भी सकते हैं, जो हमने सवाल किए इस तरह के काफी सारे सवाल आएंगे, बीच में आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिया सर कि मैंने ये पेंसिल तोड़ दी होगा। है। पेंसिल? यार क्या यार, इतना मोमेंट नहीं देना था। सर वो। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आएंगे पेपर में इस तरह के। सर ये क्या सवाल है? ये बीच में फिक्स हुआ हुआ है इधर। ठीक है, ये समझे कि ये ब्रैकेट है, ये फिक्स यहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है। और ये पूरा एल शेप का एक ब्रैकेट है, जिसको एक बंदा यहां से इस तरफ खींच रहा है, एक बंदा यहां से इस तरफ खींच रहा है, एक बंदा यहां से उसको पकड़ के इस तरफ खींच रहा है, और एक यहाँ टॉप से खींच रहा है। ठीक है। तो काफी सारी फोर्सेस यहाँ पे इकट्ठे खींच रहे हैं, और हमने पता ये करना है कि इस वाली फोर्स का कितना मोमेंट है। मतलब कि फर्ज करें मैंने पता करना है, ये एल शेप की ब्रैकेट है। ठीक है। और ये मतलब कहीं दीवार पे लगी हुई है, यहाँ पे हुक किया हुआ है। अच्छा, मैं अगर उसको यहां से खींचूंगा तो वो किधर जाएगा? क्या कहते हो? वो इस तरफ टिल्ट हो जाएगा? क्या वो ऊपर चला जाएगा? क्या वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा? क्या कहते हैं? तो ऊपर को जाएगा। इस तरीके से? जी सर। हाँ ठीक है, ऐसे ही जाएगा। लेकिन फर्ज करें अगर मैं उसको यहां से खींचता हूँ, अब क्या होगा? सर कोई फर्क पड़ेगा? ये हाँ। फोर्स नीचे को लगा रहे हैं आप। हाँ, खुद ही सोचे सोचे, दिमाग में समझे, अगर मैं उसको नीचे की तरफ खींचता हूँ तो क्या होगा? पेवट यहाँ पे, हुक यहाँ पे किया हुआ है आपने उसको, और ये लकड़ी की ब्रैकेट है। हाँ जी आनी, सर आप क्या कहती हैं? कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। सर कुछ नहीं अच्छा, होगा। कुछ भी नहीं होगा, और खुद ही कोशिश देखे ना, आप उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और नीचे की तरफ उसको खींच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो टर्न ही नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ब्रैकेट से फिक्स है, वो उसको टर्न ही नहीं कर सकते। ठीक है। खैर चलें, अभी यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। आप जरा इसको सुकून से बैठ के समझ लें, जो हमने 2 पेजेस किए हैं, अगर आप इसी को समझ लें अच्छे से, तो बाकी सारा इसी की एप्लीकेशन है। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसका मैं आपको नोट भेज रहा हूँ। अगर तो आप अभी साथ साथ नहीं लिख रहे तो शुरू कर दें, अगर तो नहीं शुरू करना तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ पढ़ते रहे आप, सारी जिंदगी पढ़ते रहे, मैं तो नहीं रोकूंगा आपको। सर कभी ना कभी आके दोबारा, थक जाएंगे। दोबारा आए, दोबारा आए, हर साल आए, खुशी से आए। इसका मैंने आपको लिंक भेज रहा हूँ,
और